अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ऑन बाइसन ट्रेडिंग चैनल। इस तरह गाइस पिछली वीडियो में हमने बात की थी ट्रेडिंग पे कि ट्रेडिंग क्या होती है। इंशाल्लाह अब हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज क्या हैं और टाइप ऑफ ट्रेडर्स क्या हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज इज़ द एडवांस लेवल ऑफ डिजिटल करेंसीज विच अल्टरनेटिव form of payment created using encryption algorithm. The use of encryption technologies mean that cryptocurrencies function both as a currency and as a virtual accounting system. अब सबसे पहले तो ये देखना है कि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कब हुई, फिर हम इसमें फर्दर देखेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें इस पर क्यों मूव करना पड़ा, जिसमें अभी बहुत से कंट्रीज़ तो इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन जो बाकी हैं वो भी स्लोली इसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी 2008 से। क्रिप्टो करेंसी को सबसे पहले बिटकॉइन के नाम से मुतारफ़ करवाया गया। अब इसके मुतारफ़ करवाने वाले शख्स का नाम था, शख्स या टीम ऑफ पीपल्स कह लें, उसका नाम था सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन की बुनियाद रखी थी। और अब ये देखें कि बिटकॉइन काम किस पे करता था। बिटकॉइन काम करता है ब्लॉकचेन्स पर। अब ब्लॉकचेन्स में ये होता है कि कोई भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जैसे कि आप ये देखें कोई भी कंट्री है ना, तो उसका एक स्टेट बैंक होता है, करेंसी उसकी कंट्रोल में होती है। अब बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है कि जिसका कोई भी स्टेट बैंक नहीं है, इसमें थर्ड पार्टी की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसको नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के साथ कंट्रोल किया जाता है। मतलब अब ये समझ लें कि इट्स ओनली एक्सेसिबल विथ कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स। इसको दुनिया के तमाम ममालिक में, अब दुनिया में कहीं भी चले जाएं, वहाँ बैठ के आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने सिस्टम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। इसकी जो मेन एग्जांपल्स हैं वो कौन सी हैं? इसकी मेन एग्जांपल्स में सबसे पहले तो बिटकॉइन आ जाता है, उसके बाद एथेरियम आता है, उसके बाद आर्ट्स में बहुत सारे कॉइन्स आते हैं जैसे कि लाइट कॉइन, BNB, GLMR, बहुत सी इसकी मिसालें हैं जो एज आ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मुतारफ़ करवाई गई हैं और हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके बाद ये है कि आप ये देखें कि हाउ डज़ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। इट्स वर्क्स ऑन ब्लॉकचेन पेयर टू पेयर। अब क्रिप्टो करेंसी की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं ये ब्लॉकचेन्स के ज़रिए होती हैं, इसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ये पेयर टू पेयर काम करता है। जैसे कि आप USDT से बिटकॉइन बाय कर लेते हैं, फिर आप किसी को कोई भी ट्रांजैक्शन भेजनी हो तो आप बिटकॉइन के जरिए भी उसको पेमेंट कर सकते हैं। बिटकॉइन की पेमेंट भी आप दूसरे के वॉलेट में भिजवा सकते हैं। इसका कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं है, ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि वाई वी नीड क्रिप्टो करेंसीज। हमें क्रिप्टो करेंसीज की ज़रूरत क्यों पड़ी। आप ये देखें, जब आप जाते हैं ना 2007 में, तो 2007 में ये हुआ था कि बहुत से बैंकों ने डिफ़ॉल्ट कर दिया था। उसकी वजह ये बनी थी कि 2007 में लोगों ने बैंक से लोन लिए, वेरिफिकेशंस गलत करवा दी। जैसे कि इस तरह लोगों ने किया था, एक ज़मीन के बदले उन्होंने लोन लिया, लेकिन ना ज़मीन मौजूद थी, ना ज़मीन के ऊपर कुछ मौजूद था। उन्होंने एक फर्जी पेपर्स बनाए, बैंक को दिए और लोन मंजूर करा लिया। अब जिस चीज़ की बुनियाद ही कोई ना हो और उस पर लोन चला जाए, कल को उसकी रिकवरी कहाँ से होनी है। इस तरह जब लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट बैंक्स को दी हुई थी, उन लोगों ने जब इन्वेस्टमेंट वापस मांगी या वापस उठानी शुरू की, तो बहुत से बैंक इसमें डिफ़ॉल्ट हो गए थे, क्योंकि उनके पास फंड्स आगे से आ ही नहीं रहे थे, तो वो किस तरह देते लोगों फंड में। तो उस टाइम जो कुछ बड़े नाम डिफ़ॉल्ट हुए थे उनकी मिसालें ये हैं, लेमन ब्रदर्स, नेट बैंक, सिल्वर बैंक। ये सारे वो बैंक्स थे जो उस टाइम 2007 में डिफ़ॉल्ट कर दिए थे, लोगों की पेमेंट ना दे पा रहे थे। तो इस वजह से इस टाइम के बाद तमाम बैंकों ने लोन देने बंद कर दिए थे।
इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद लोगों ने बैंकों और रियल एस्टेट कंपनियों के ऊपर एतमाद करना छोड़ दिया था। उसके बाद दुनिया को ज़रूरत थी एक ऐसी चीज़ की जिस पे किसी का कंट्रोल ना हो। तो उस टाइम सतोशी नाकामोटो ने या एक नंबर ऑफ पीपल्स की टीम ने एक चीज़ मुतारफ़ करवाई जिसको बिटकॉइन कहा गया था, और ये डिसेंट्रलाइज थी। इसकी ट्रांजैक्शन में कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। ये जो वजूहत आपको मैंने अभी बयान किए हैं कि 2007 में जो बैंक डिफ़ॉल्ट्स हुए थे, कंपनियों ने डिफ़ॉल्ट्स कर दिए थे, लोगों का पैसा मार्केट में डूब गया था, उस वजह से फिर एक नई चीज़ का मुतारफ़ होना ज़रूरी था जो कि बिटकॉइन के नाम से या क्रिप्टो करेंसी के नाम से सामने आई। अब उसके बाद आता है टाइप ऑफ ट्रेडर्स इन क्रिप्टो करेंसी। कि क्रिप्टो करेंसी में कितने टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं स्कैल्पर्स। स्कैल्पर्स कौन होते हैं? स्कैल्पर्स वो लोग होते हैं जो एक मुनासिब सा फ़ंड लेके आते हैं, आप ये कह लें 5,000 का, $10,000 का या $4,000 का फंड्स लेकर आते हैं, वो डेली ट्रेड करते हैं। उसके बाद आते हैं मोमेंटम ट्रेडर्स। मोमेंटम ट्रेडर्स वो होते हैं जो लंबे अरसे के लिए ट्रेड करते हैं। ये लोग ट्रेड्स की मूवमेंट के साथ बाइंग करते हैं, जैसे कि मार्केट जैसे जैसे नीचे जा रही है तो ये थोड़ी थोड़ी बाइंग करते रहेंगे। और इनका जो प्रॉफिट बुक करने का तरीका होता है वो होता है ट्रेंड के साथ ये प्रॉफिट बुक करते हैं कि ट्रेंडिंग क्या चल रही है। अब ट्रेंड जब अप ट्रेंड जाता है, जब डाउन ट्रेंड एंड होता है, तो इनकी लास्ट बाइंग एंडिंग भी होती है। और इनकी सेलिंग जो होती है जब अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, जब ये प्रॉफिट में जाना शुरू करता है, तो हर किसी का अपना टारगेट है। कोई 5% पे बुक करता है, कोई 10% पे, कोई 15% पे। ये मोमेंटम ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट तब बुक करते हैं। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल ट्रेडर्स। फंडामेंटल ट्रेडर्स कंपनी बेस्ड ट्रेडर्स होते हैं। ये किसी कंपनी के मुताबिक ट्रेड करते हैं कि जैसे कि आप ये देख लें, आप लाइट कॉइन को देख लें, वो देखते हैं कि लाइट कॉइन की क्या सूरत हाल है, वो इस टाइम किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। ये कंपनी बेस्ड ट्रेड्स लेते हैं। ये कंपनीज को रिसर्च करते हैं, वो देखते हैं कि इस कंपनी का प्रोजेक्ट क्या है, वो किस पर काम कर रही है, और वो इनकी मार्केटिंग के बाद इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उनकी ट्रेड्स जो होती हैं वो भी थोड़ी लंबी होती हैं। एक ये समझ लें 15-20 दिन, एक महीने की ट्रेड भी उनकी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके फिर इन्वेस्ट करना होता है। अब उसके बाद आते हैं टेक्निकल ट्रेडर्स। अब ये टेक्निकल ट्रेडर्स कौन होते हैं? टेक्निकल ट्रेडर्स वो होते हैं जो चार्ट को रीड करते हैं, कैंडल्स को रीड करते हैं। ये लोग जो है ना मार्केट की सिचुएशन को देखते हैं कि मार्केट इस टाइम अप ट्रेंड जा रही है, डाउन ट्रेंड जा रही है। इसमें एक मेन चीज़ आती है टेक्निकल ट्रेडर्स के लिए, वो होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये जो टेक्निकल ट्रेडर्स होते हैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के उसके मुताबिक बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। कि उन्होंने एक एरिया बना लिया होता है कि ये कॉइन यहाँ तक गिरेगा और ये यहाँ से वापस बाउंस बैक करेगा, क्योंकि ये इससे पहले यहाँ से बाउंस बैक कर चुका है। वो टेक्निकल ट्रेडर्स होते हैं। उसमें फिर वो काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन आती है, उसमें फिबोनाची का इस्तेमाल आता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, उस पर भी आपको एक डिटेल्स वीडियोस दूंगा। और उसके बाद एंड में आते हैं स्विंग ट्रेडर्स। अब ये स्विंग ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो ट्रेड्स को डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। ये लोग ट्रेड्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। इनकी ट्रेड्स ये आप समझ लें कि 2 वीक्स तक या 4 वीक्स तक भी लंबी हो सकती हैं, लेकिन इनका जो रिस्क रिवार्ड होता है वो स्कैल्पर्स से या मोमेंटम ट्रेडर्स से या टेक्निकल ट्रेडर्स से काफ़ी अच्छा होता है। इस स्विंग ट्रेडर्स ऑलमोस्ट आप ये मान लें कि ये 35%, 40%, 50% तक का रिवार्ड लेके निकलते हैं ट्रेड्स में से। इनको स्विंग ट्रेडर्स कहा जाता है। अब इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग, इंटरेस्ट ऑफ न्यूबीज। अब न्यूबीज का इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा होता है या अप्रोच ऑफ न्यूबीज क्या है? न्यूबीज होते हैं ना, वो ये देखते हैं कि जी इस मार्केट में बड़ी वोटेलिटी है, वो एक 2,000-3,000 का फंड लेके आएंगे, वो फ्यूचर ट्रेड्स करेंगे, वो इसमें 2x, 5x, 10x की लेवरेज यूज़ करेंगे और रातों रात करोड़पति बन के निकल जाएंगे।
जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से जो न्यूबीज़ होते हैं ना, उनके लिए एक रूल हमारे माइंड में, या हमने एक रूल सोच रखा होता है, जो ये रूल है कि 90-90-90। ये एक ऐसा फार्मूला है जिसके बारे में आपको तकरीबन हर ट्रेडर या ब्रोकर से सुनने को मिलेगा। ये होता है कि जो न्यूबीज़ होते हैं वो पहले के 90 दिनों में अपना 90% पोर्टफोलियो ज़ाया कर चुके होते हैं। रूल 90-90 में ना, जो ट्रेडर्स होते हैं वो 90% ट्रेडर्स पहले के 90 दिनों में अपना 90% फ़ंड जो है वो गंवा देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो जब मार्केट में फ़ंड लेके आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली पहली 2-3 ट्रेड्स में उनको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तो वो ये समझते हैं कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, हमारा लक बहुत अच्छा है, हम इसमें जो जितनी भी ट्रेड करेंगे हम कमाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। और फिर जब एक ही ट्रेड में उनका सारा फंड चला जाता है तो फिर उनको ख्याल आता है कि हमें पहले सीखना चाहिए था, फिर ट्रेड में आना चाहिए था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी ट्रेड करनी हो पहले इसको सीखें, उसके बाद इसमें ये भी एक तरह का बिजनेस है, एक तरह की मार्केट है। इसको भी बगैर सीखे कि आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें कुछ भी जो है वो इमोशंस पे नहीं चलता, हर चीज़ टेक्निक पे चलती है कि इसकी टेक्निक्स क्या हैं, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, हर चीज़ टेक्निक और फंडामेंटल्स पे चलती है। अब उसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट स्टार्ट फ्रॉम लर्निंग। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस मार्केट में आने से पहला असूल है इसको सीखना। मोस्टली लोग इसको फॉलो अप नहीं करते हैं, वो लोग बस फंड उठाते हैं और सीधा इंजेक्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से उनका लॉस होता है। अगर आप अपने नुकसान से बचना चाहते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खुदारा पहले इसको सीखें, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करें, अपने पैसे को बचाएं। ये जो आपके पास मनी है ये कमानी इतनी आसान नहीं है, और ये मार्केट भी कोई इतनी अच्छी नहीं है कि आप आओगे और आप लाखों डॉलर्स ले कि एक ही झटके में उठ के निकल जाओगे। यहाँ पे भी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, आपको हर चीज़ को बारीकी से सीखना पड़ेगा, फिर आप इसमें इन्वेस्ट करके इससे कमा सकते हैं। उम्मीद है आज जो चीज़ें आपको समझाई हैं, डिटेल्स से समझाने की कोशिश की है, आपको ज़रूर समझ आएगी। इंशाल्लाह इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट भी आपको इंशाल्लाह इस तरह की डिटेल वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।